साथ ही आज हम बात करेंगे द मोस्ट कल्ट क्लासिक फिल्म मुगल आजम के बारे में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे द मोस्ट कल्ट क्लासिक फिल्म मुगल आजम के बारे में। ये जो एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा है, इसको बड़े भव्य स्तर पर बनाया गया था और बहुत लार्ज लेवल पे ये फिल्म बनी थी और आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि लगभग 10 से ज़्यादा वर्ष इसको बनने में लगे। साथियों, सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन उसको साकार करने का जो जज्बा है वो किसी में ही होता है। वो अंदरूनी ताकत होती है जो उस सपने को साकार करने में आपको आगे बढ़ाती है और आपको आगे ले जाती है। के आसिफ यानी करीमुद्दीन आसिफ, उनका जन्म 14 जून 1922 को हुआ था। वो एक्टर नज़ीर के भतीजे थे और उन्होंने पहली फिल्म जो अपनी बनाई 1944 में फूल, जिसके मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, वीना, सुरैया, दुर्गा कोटे, मजर खान और सितारा देवी। इसके अलावा फिर उन्होंने 1951 में फिल्म बनाई हलचल, जिसकी मेन कास्ट में थे दिलीप कुमार और नरगिस। लेकिन साथियों, अपनी पहली फिल्म बनाने के दौरान ही यानी 1944 के पश्चात ही के आसिफ साहब ने मुगल आजम बनाने की सोची। वो सलीम और अनारकली की कहानी से बहुत प्रभावित थे और उसको एक बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे। फूल फिल्म के पश्चात के आसिफ ने एक दिन अनारकली का एक प्ले देखा। उसमें अनारकली और सलीम की लव स्टोरी को देखकर के आसिफ बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाने की सोची। तो 1945 में के आसिफ ने मुगल आजम नाम से एक फिल्म स्टार्ट की, जिसमें लीड एक्टर्स में चंद्रमोहन, सप्रू और नरगिस थे। चंद्रमोहन को अकबर का रोल प्ले करना था, सप्रू को सलीम का और नरगिस को अनारकली का। 1946 में बॉम्बे टॉकीज़ में मुगल आजम की शूटिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन शूटिंग कुछ ही दिन चली थी कि उसके फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आने लग गई, समस्या आने लग गई। फिल्म के जो फाइनेंसर थे शिराज अली हाकिम, जो फेमस स्टूडियो के को ओनर भी थे, वो कम्युनल राइट्स होने की वजह से पार्टीशन के दौरान वो पाकिस्तान चले गए। फिर उसके बाद जो उनके लीड एक्टर थे चंद्रमोहन, उनकी 1949 में डेथ हो गई। तो फिल्म जो है फिर डब्बे में बंद हो गई। के आसिफ जो है इस फिल्म को बनाने के लिए इतने पैशनेट थे, इसे वो दोबारा शुरू करना चाहते थे। तो किसी ने उनको सलाह दी कि एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनसे आप जाकर मिलिए। तो वो शाहपुर जी पालन जी से जाकर मिले और उन्होंने अपनी एक जो स्टोरी थी, अपना जो एक आइडिया था, उनके साथ शेयर किया। के आसिफ ने शाहपुर जी पालन जी को बताया कि वो मुगल आजम को एक बहुत भव्य स्तर पर बनाना चाहते हैं, बड़े लार्ज स्केल पर इसको ले जाना चाहते हैं। चूँकि शाहपुर जी पालन जी भी अकबर के बहुत बड़े प्रशंसक थे, तो उन्होंने इसके लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। तो फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है वो खुद के आसिफ ने लिखे और साथ में अमान साहब को लिया गया। अमान साहब जो है जीनत अमान के पिताजी थे। डायलॉग राइटिंग के लिए अमान साहब को लिया गया, वजाहत अली को लिया गया, कमाल अमरोही और एहसान रिजवी को डायलॉग राइटिंग का काम दिया गया। सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर और M.K. सैयद को परमानेंट स्टाफ के तौर पर रख लिया गया कि जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। उनको पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहना होगा। इसके अलावा एसोसिएट डायरेक्टर जो है उसका काम S.T. जैदी को दिया गया तथा अदर डायरेक्टर जो थे खालिद अख्तर, H.A. रियाज, रफ़ीक अरबी, मोहम्मद अनवर, राशिद अब्बासी, सुरिंदर कपूर जो कि अनिल कपूर और बोनी कपूर के फादर हैं, और के मनोहर, इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई। के आसिफ ने अकबर के रोल के लिए पृथ्वीराज कपूर को साइन किया और जोधा के रोल के लिए दुर्गा कोटे को साइन किया गया।
और सलीम के रोल के लिए दिलीप कुमार को लिया गया। इनिशियली जो है दिलीप कुमार ने इसको करने से पहले मना किया, उन्हें लगा शायद वो इस तरह की फिल्म में फिट नहीं हो पाएंगे, उन्हें सूट नहीं करेगा, लेकिन के आसिफ ने उनको कन्विंस किया और उनको मनाया और फिल्म में उनके साथ लिया। तो साथ ही साथ वो अनारकली के रोल के लिए वो नरगिस को लेना चाहते थे, लेकिन नरगिस ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि फिल्म हलचल के दौरान उनके कुछ बिटर एक्सपीरियंस थे दिलीप कुमार के साथ, इसलिए उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। जो अदर एक्टर्स थे फिल्म के लिए जो लिए गए, उसमें मुराद को लिया गया मान सिंह के रोल के लिए, अजीत को दुर्जन सिंह के लिए, निगार सुल्तानों को बहार के लिए, कुमार को स्कल्पर के लिए और शीला दलाया को लिया सुरैया के लिए और चिल्लो बाई को अनारकली की मदर के रूप में। जब कोई अनारकली के लिए कोई सूटेबल कैरेक्टर के आसिफ को नज़र नहीं आया तो उन्होंने एक टैलेंट हंट कराने की सोची। उन्होंने सोचा एक कंपटीशन करवा कर, एक ऑडिशंस कर अनारकली की खोज की जाए। ये जो ऑडिशंस है दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद में कंडक्ट कराए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूटेबल कैरेक्टर था अनारकली के लिए वो के आसिफ को नहीं मिला। मई 1952 स्क्रीन के जो मैगजीन थी उसमें ये छपा कि अनारकली का रोल जो है नूतन करने जा रही है, लेकिन नूतन ने इसको खारिज किया और उन्होंने कहा कि मैं इस रोल के लिए सूटेबल नहीं हूँ। यदि इस रोल को कर सकता है या तो वो नरगिस कर सकती हैं या फिर मधुबाला कर सकती हैं। 1953 हो गया, लेकिन के आसिफ को अनारकली नहीं मिली। फिल्म इंडिया ने मैगजीन ने एक लेख छापा, उसमें लिखा कि 5 साल की मेहनत के बाद, 50 दिन की शूटिंग के होने के बाद, 10 लाख रुपया जाया करने के बाद अभी तक अनारकली नहीं मिल पाई है के आसिफ साहब को फिल्म के लिए। फिर उसके बाद के आसिफ ने मधुबाला को लेने की सोची। वो मधुबाला को लेने के लिए, उनको साइन करने के लिए उनके पिता के पास गया, अताउल्लाह खान के पास, लेकिन अताउल्लाह खान ने के आसिफ के सामने इतनी सारी कंडीशंस रख दी कि शूटिंग के दौरान कोई भी विजिटर अलाउड नहीं होगा, नाइट में शूटिंग नहीं होगी और पूरा रेम्यूनरेशन वो स्क्रिप्ट जो है एडवांस में दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी शर्तें उन्होंने लगा दी। तो उससे निराश होकर बेचारे के आसिफ साहब जैसे ही जाने लगे तो अचानक से मधुबाला उनके सामने आई और उनको कन्विंस किया कि आप बेफिक्र रहें, आप चिंता न करें, टेंशन न लें, मैं इस रोल को करूँगी और जो अब्बा ने आपके सामने कंडीशन लगाई हैं उसके लिए मैं उनको कन्विंस कर लूँगी। क्योंकि इस रोल को करने के लिए मधुबाला भी बहुत एक्साइटेड थी। तो फाइनली अनारकली के रोल के लिए मधुबाला को साइन कर लिया गया। सिनेमाटोग्राफर R.D. माथुर कहते हैं कि मधुबाला बहुत ही फोटोजेनिक थी, एनी साइड एनी एंगल कुछ भी कर लीजिए वो बहुत ही फोटोजेनिक लगती थी। मधुबाला जो है वैसे तो बहुत कमिटेड थी, लेकिन बहुत चेयरफुलनेस थी, क्योंकि बड़ी यंग थी वो और उस समय जो है वो कैजुअली काम को करती थी, हंसते खेलते काम को कर लिया करती थी। तो जैसी शूटिंग के लिए पहले दिन स्टार्ट हुआ तो एकदम से के आसिफ ने पैकअप कर दिया। सुल्तान अहमद कहते हैं सेकंड डे भी ये शेड्यूल चला, 3rd, 4th एंड 5th डे तक ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद मधुबाला को इसके सीरियसनेस महसूस हुई और उसे समझ में आया कि किस डेडिकेशन और पैशन के साथ के आसिफ फिल्म बना रहे हैं। फिर वो जैसी वो 6ठे दिन वो हाजिर हुई, तब के आसिफ ने कहा दैट्स इट, नाउ यू आर माई अनारकली, अब जो है आप मेरे अनारकली हो। और उसके बाद जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है वो मधुबाला ने दिखाया और बहुत ही बेहतरीन अपने अनारकली के रोल को प्ले किया उन्होंने। M.K. सैयद आर्ट डायरेक्टर साहब बताते हैं कि फिल्म को करने के लिए जो सेट का निर्माण किया गया था वो इतना कॉस्टली इंतज़ाम था। उसमें सैकड़ों कारपेंटर, ग्लास वर्कर्स और क्राफ्ट्स के बहुत सारे स्किल्ड काम करने वाले लोग दिन रात काम कर रहे थे और इतना भव्य स्तर का जो सेट तैयार किया गया, ख़ास तौर से वो शीश महल बनाया गया जिसको वो प्यार किया तो डरना क्या गाने पर पिक्चराइज करने के लिए। उसमें ख़ास तरह के मिरर ग्लास मंगाए गए बेल्जियम से। इसका जो क्राफ्ट्स है और डिज़ाइन जो है वो तैयार किया गया था। जो वर्कर थे फिरोज़ाबाद यूपी के, वहाँ उनके वर्कर्स ने इसको तैयार किया था और इसको सेट को बनने के लिए लगभग 2 साल का समय लगा था और लगभग 15 लाख रुपये का खर्चा आ गया था। हालांकि उस समय 10 से 15 लाख में बहुत बड़े बजट की फिल्म बन जाया करती थी। तो इतने बड़े सेट का निर्माण किया गया और
हालांकि इसका निर्माण इसलिए किया गया कि एक बार के आसिफ जो है जयपुर गए थे, वहाँ पे उन्होंने आमेर का किला देखा और वहाँ पे उनको ग्लास वर्क देखा, वहाँ के ग्लास के डिज़ाइंस देखे, उनको बहुत पसंद आए। तो उनके मन में एक उन्होंने बना ली भूमिका कि मुझे इस तरह का ही सेट चाहिए। कॉस्ट्यूम जो है माखन लाल एंड कंपनी, जो दिल्ली बेस्ड एक स्टिचिंग कंपनी थी, उसको हायर किया गया, जो जरदोजी के काम के लिए, यानी ये कह लीजिए एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड की जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसके वर्क के लिए फेमस थी। सभी मुगल कॉस्ट्यूम जो है उनसे बनवाए गए, और साथ ही साथ जो जूते थे, जो शाही जूते बन के आए, वो आगरा बेस्ड कंपनी से बन के आए। और साथियों, आपको हैरानी होगी सुनकर कि एक एक आर्टिस्ट के जो जूते थे, उस समय 25-25 हज़ार के जूते एक एक आर्टिस्ट के बने थे। तो कितनी बड़ी रकम थी उस 50s के दौर में ये। तो किसी ने पूछा एक बार के आसिफ साहब से कि आप इतने महंगे जूते क्यों पहना रहे हैं अपने आर्टिस्ट को, ये जूते दिखेंगे भी नहीं फिल्म में कई बार, तो इतने महंगा खर्चा क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जब आर्टिस्ट जो है, जब वो जूते पहनेगा और उसके चेहरे पे एक राजसी ठाट बाट आएगा, उसकी चमक आएगी, मैं वो चीज़ कैप्चर करना चाहता हूँ। जो ज्वेलरी थी शाही आर्टिस्टों के लिए, वो हैदराबाद से बनकर आ रही थी, और जो क्राउन था वो कोल्हापुर से बनकर आ रहा था, और राजस्थान से बहुत सारे कारीगर आए हुए थे, लोहार, जो वहाँ पे तीर, भाले, तलवारें, शील्ड्स और बहुत न जाने कितनी सारी हथियार की चीज़ें लोहे की उनसे बनवाई जा रही थी। जोधाबाई की जो कृष्ण की मूर्ति थी, जब मंदिर में पूजा करती थी, वो मूर्ति जो है वो सोने की बनवाई गई, और साथ ही साथ जो घाघरा था जोधाबाई का, वो बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स को मिलाकर सोने के साथ काम करते हुए बनाया गया, और लगभग उसका वेट जो है 12 किलो वजन था। और साथ ही साथ उसमें उनकी कुछ और ड्रेस जो है सालार जंग जो म्यूज़ियम है हैदराबाद में, वहाँ से मंगवाई गई। और जो चेन्स थी, हैवी चेन्स, जो मधुबाला को पहनाई गई, अनारकली को पहनाई गई, बहुत हैवी आयरन की चेन्स थी, वो मंगवाई गई मधुबाला के लिए। के आसिफ साहब जो थे वो अपने सभी एक्टर से उनका बेस्ट लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं हर किरदार का जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे, और जब तक उनको वो पसंद नहीं आता था वो रीटेक पे रीटेक करवाते रहते थे, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो उस तरह की जो मेहनत थी वो सब दिख रही थी, और साथ ही साथ जो डेडिकेशन था के आसिफ साहब का, उसको देखते हुए सभी बड़े बड़े जो एक्टर्स थे वो अपनी बेस्ट देने में लगे हुए थे, और रीटेक की परवाह किए बिना अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। फिल्म के जो सभी किरदार थे, चाहे वो अकबर हैं, चाहे जोधा है, चाहे सलीम है, चाहे अनारकली है, सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत इन्वॉल्व थे इस कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि वो जैसा डेडिकेशन डायरेक्टर का देखने को मिल रहा था वैसे ही वो परफॉर्मेंस देना चाहते थे। ऐसे ही डेडिकेशन का जिक्र करते हुए शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे फादर जो हैं पृथ्वीराज कपूर साहब, उनसे मिलने में जब सेट पर गया तो उनसे मैंने डिस्कस की, मेरे साथ एक कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था, तो मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बता रहा था, तो मेरी प्रॉब्लम सुनते सुनते वो करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रॉब्लम के दौरान, डिस्कशन के दौरान अचानक से एक असिस्टेंट आया और उन्होंने बोला कि पृथ्वीराज साहब आपका रोल तैयार है, आप आइए। उन्होंने कहा ठीक है आप चलिए, अकबर आ रहे हैं। तो मैंने कहा अकबर आ रहे हैं? शम्मी कपूर साहब कहते हैं कहाँ से आ रहे हैं? आगरा से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो एकदम से अपने कॉस्ट्यूम में आ गए, और कॉस्ट्यूम पहनते ही वो उनके चेहरे पे जो तेज था, जो एक उनका जो स्टाइल था, वो मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे अकबर ही हैं। फिर देखा वो एकदम से चल दिए और मैं अपनी प्रॉब्लम लिए ही खड़ा रहा। अकबर और जोधा को कई साल तक कोई संतान नहीं हुई थी। तो ऐसे ही एक बार अकबर को किसी ने बताया कि सीकरी गांव में एक बहुत सूफी संत हैं शेख सलीमुद्दीन चिश्ती, जो बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके पास जो भी कोई फरियाद लेकर जाता है वो अवश्य पूरी होती है। तो उसी मन्नत को मांगने के लिए, उनसे फरियाद करने के लिए अकबर जो है नंगे पाँव अपने आगरा के किले से 45 किलोमीटर का सफ़र करके सीकरी पहुँचे थे। तो इस सीन को फिल्माने के लिए के आसिफ ने अपने यूनिट मेंबर से कहा कि पृथ्वीराज कपूर साहब को एक चप्पल पहना दीजिए और उनकी रेत पर चलते हुए शूट करना है, ऐसे दिखाना है कि जैसे नंगे पाँव वो आ रहे हैं। इस सीन को सुनते ही पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहा कि मैं ये शूट नंगे पाँव ही करूँगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सभी
जो आर्टिस्ट थे, जो किरदार थे, जो एक्टर थे, वो इतना इंटेंसली इन्वॉल्व हो गए थे इसके अंदर कि वो अपना बेस्ट देना चाह रहे थे। तो अकबर की भूमिका के लिए नंगे पाँव पृथ्वीराज कपूर साहब ने राजस्थान के उस रेत पर चलते हुए अपना शॉट दिया, और नंगे पाँव चलते हुए जो गर्माहट या गर्मी उनके पैरों में लग रही थी, उसका असर उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था। उसको के आसिफ ने अपने कैमरे में कैप्चर करवाया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने अपनी बुक मधुबाला द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा में दी है। आप चाहें तो वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। ये जो निकिता पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स देख सकते हैं।